महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। दोस्तों, इस कार्यक्रम पर आपका स्वागत है। हमें आजकल के दौर में कुछ नई नई चीज़ें सुनने को मिलती हैं और इनका निर्माण, इनका कैसे एक बनाई जाती हैं बातें जिसमें किसी प्रकार की विश्वसनीयता न हो, लोग बहुत कॉन्फिडेंस से, विश्वास से ऐसी बातों को कह देते हैं। मेरा तात्पर्य है, आज अखबारों में एक खबर आई है जिसमें हमारे केंद्रीय डिफेंस मिनिस्टर ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि विनायक दामोदर सावरकर ने जो मर्सी पिटीशन, जो माफ़ीनामा लिखा, उसकी सलाह महात्मा गांधी ने उन्हें दी। अब ये बड़े हास्यास्पद है मेरे लिए तो कि एक तो महात्मा गांधी और सावरकर में उस समय किसी प्रकार का संपर्क नहीं था। सावरकर 1908 के बाद जब वो जेल में थे तो उन्होंने माफ़ीनामा लिखना शुरू कर दिया था। करीब 7 माफ़ीनामा उन्होंने लिखे। और क्या सावरकर महात्मा गांधी की सलाह पे चल रहे थे? ये पहली बात है, क्योंकि दोनों के विचारों में जो बाद में दिखा वो पूरी तरह से अंतर विरोध है। महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते को मानते थे और सावरकर हिंसा में विश्वास रखते थे। दूसरा, जो उनको सज़ा भी हुई काले पानी की, वो इसी के कारण हुई कि उन्होंने हिंसक कार्य की प्लानिंग में उनका एक हाथ था, इसके लिए हुई। अब मर्सी पिटीशन तो खैर, आज उन्होंने ये भी कहा कि मर्सी पिटीशन तो हर एक जो जेल में रहता था वो लिखता था। अब मर्सी पिटीशन कोई लिखेगा भी सही तो ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ी की मांग करेगा। सावरकर ने तो जो माफ़ीनामे लिखे, उन्होंने वो घुटने के बल बैठकर नहीं लिखे, उन्होंने पूरी तौर से रेंग कर लिखे। उनके माफ़ीनामों में यहाँ तक कहा कि मैं अपने रास्ते से भटक गया था, आप तो मेरे पालक हैं, यू आर माई गार्डियंस, एक भटके हुए बेटे को वापस अपनी जगह पे ले लो, और इस प्रकार ये मैं आपको बाद में मॉरलो मंटो रिफॉर्म्स में इसको लगाने में जो आपको रुचि है उसमें मैं आपकी मदद करूँगा। अब पूरा देश इस प्रकार के रिफॉर्म्स के विरोध में था। तो माफ़ीनामा लिखना, जहाँ तक सवाल है, ये सावरकर की खुद का विचार था। उसमें ब्रिटिश सरकार, खैर जेल में रह के कोई भी कैदी माफ़ीनामा तो लिख सकता है, पर माफ़ीनामे में किस प्रकार से कोई लिखता है उससे उसकी राजनीतिक झलक मिलती है। और जहाँ तक सावरकर का सवाल है, वो पूरी तौर से ब्रिटिशों के सामने नतमस्तक हो गए। अब ऐसे में कैसे व्यवहार होना चाहिए, इसका एक उदाहरण तो भगत सिंह के तरफ से हमको मिलता है। भगत सिंह को तो फांसी की सज़ा हुई, उनको भी लोगों ने सलाह दिया कि आप माफ़ीनामा लिखिए। उन्होंने कहा माफ़ीनामे लिखने का तो सवाल ही नहीं है, मैं एक क्रांतिकारी हूँ, सरकार का विरोधी हूँ, मुझे फांसी क्या, मुझे आप फायरिंग स्क्वाड के सामने रख दीजिए, तोप के मुंह पर बांध कर मुझे उड़ा दीजिए, ये देश के लिए, देश के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा होगी। इसके उलट सावरकर जो कहते हैं कि जेल में उन्हें बहुत यातनाएं दी गई, तो जेल में कोई जाता है तो कोई पिकनिक के लिए तो जाता नहीं है। और अंडमान की जेल में जितने कैदी थे, जितने भी कैदी थे, सभी ने वो यातनाएं भुगती और सभी ने अपने देश के लिए एक खड़े रहकर अपने सिद्धांतों के आधार पे चले। अब ये बात निश्चित रूप से है कि सावरकर के जीवन का जो पहला भाग था, जो उन्होंने ब्रिटिश विरोधी कार्य किया, उसके लिए उनका सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि सावरकर एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है।
आजकल उनके गुणगान के लिए बहुत सारी किताबों को सामने लाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को सामने लाया जा रहा है। वो इसलिए कि आज का जो प्रतिष्ठान है वो हिंदू राष्ट्रवाद में मानता है, हिंदू राष्ट्रवाद को समाज पर लादने की कोशिश कर रहा है। और सावरकर हिंदू राष्ट्रवाद के पहले मुख्य विचारक थे। उनकी किताब जो 1923 में आई, जो उन्होंने अंडमान में रह के लिखी थी, हिंदुत्व और हु इज़ ए हिंदू, जहाँ उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि इस देश में दो राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम और एक हिंदू। इसी किताब में उन्होंने परिभाषा दी कि जो लोग इस देश को पुण्य भूमि और पितृभूमि मानते हैं वो हिंदू हैं। तब उसमें एक सवाल आता है कि जो हिंदू अमेरिका में रहता है क्या वो हिंदू है कि नहीं, जो हिंदू जापान में रहता है वो हिंदू है कि नहीं, क्योंकि वो उसकी तो कर्म भूमि उन देशों में बनी है। तो खैर बाकी लोग भी यहाँ रहते हैं। पितृभूमि शब्द भी ये जो था ज़्यादातर फाशीवादियों द्वारा इस्तेमाल होता था, बाकी लोग तो मातृभूमि की बात करते थे। तो खैर अभी ये जो नए नए तरीके से सावरकर को एक ग्लोरिफिकेशन, उनका गौरवान्वन जो करने की कोशिश की जा रही है, वो ये एक राजनीतिक विचारधारा का भाग है। वो राजनीतिक विचारधारा जो इस देश के संविधान के विरोध में जाके यहाँ हिंदू राष्ट्र के नियमों के अनुसार जो धीरे धीरे इन्होंने विकसित किए। मनुस्मृति को तो खैर बाबा साहब ने जलाया था, पर उन्हीं सिद्धांतों का एक आधुनिक नया वर्जन, जो निश्चित रूप से उस प्रकार से बात नहीं करता, पर अलग प्रकार से ऊंच नीच की बात करता है, अलग प्रकार से एक मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, कम्युनिस्टों को हिंदू राष्ट्र का दुश्मन मानता है, उस प्रकार की विचारधारा की ओर समाज को ले जा रहा चाहते हैं। ये बात निश्चित है कि हिंदू राष्ट्रवादी जो बात 1950 में कहते थे और जो काम 2020 में कर रहे हैं उसमें फ़र्क है। काम में फ़र्क है, तरीक़ों में फ़र्क है, पर एजेंडा वही है। नई भाषा में उसको लाने की कोशिश है और सावरकर को प्रस्थापित करने के पीछे वही विचारधारा दिख रही है जो अभी 2 अक्टूबर को दिखी। 2 अक्टूबर को आपको याद होगा महात्मा गांधी की जन्मतिथि के दिन ट्विटर पे ट्रेंड था नाथूराम गोडसे अमर रहें, यानी समाज में इस प्रकार के सिद्धांतों को विकसित करने वाली विचारधारा चल रही है और वही विचारधारा गोडसे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्थापित, वही विचारधारा सावरकर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्थापित करने की कोशिश कर रही है। ये बात निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि पार्लियामेंट में उनका फ़ोटो लगा और सावरकर की 2 उपलब्धियाँ जो हम भुला नहीं सकते। एक तो 1857 के विद्रोह को आज़ादी के आंदोलन का पहला विद्रोह कहना, इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफ़र ने किया था, इस बात को हमको भी याद करना चाहिए। इस बात में किसानों का बहुत बड़ा भाग था, उसको भी हमने याद रखना चाहिए। पर सावरकर ने किताब के रूप में इसको पहले लाया, तो इसके लिए उनका आदर किया जाना चाहिए। शुरू में वो ब्रिटिश विरोधी थे, इस बात के लिए भी उनका आदर किया जाना चाहिए। पर बाद में चल के उन्होंने जो हिंदू राष्ट्रवाद के आधार पर चल के पूरी तौर से ब्रिटिशों को नतमस्तक हो गए। 1942 के आंदोलन में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, जो आज़ादी के लिए सबसे बड़ा आंदोलन था, उस क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने अपने हिंदू महासभा के लोगों को कहा हमें अपने कार्य पे डटे रहना चाहिए, ब्रिटिशों का साथ देना चाहिए और यहाँ तक कि ब्रिटिश फ़ौज को रिक्रूटमेंट करने के लिए भी सावरकर ने बहुत बड़ी मदद की। अब ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन फैलाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को भी इन्होंने सलाह दी कि आप जाके आज़ाद हिंद फ़ौज बनाओ। अब ये कैसे संभव है? एक तरफ तो वो खुद ब्रिटिश आर्मी की मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश आर्मी के विरोध में लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार का, क्या इस प्रकार की बातें संभव हैं एक ही व्यक्ति के द्वारा? ये मेरे लिए एक सोचने का विषय है। जहाँ तक महात्मा गांधी की सलाह का सवाल है, तो बाद में चल के तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गांधी का जो रास्ता है वो रास्ता हमारा रास्ता नहीं है। इनका रास्ता था हिंदू राष्ट्रवाद को मजबूत करो, ब्रिटिशों का साथ देकर मुसलमानों के खिलाफ एक संघर्ष करो, ये उनकी बात थी। चलते चलते क्योंकि सावरकर की बात हो रही है तो ये भी कह दूं कि खैर सावरकर ने जाति व्यवस्था के खिलाफ भी बातें उठाई और उन्होंने ये भी कहा
कि गाय कोई पवित्र जानवर नहीं है, ये तो एक उपयोगी पशु है। ये भी बातें कुछ हैं जो हमें भूलना नहीं चाहिए। तो हम किसी भी व्यक्ति को पूरे एक रंग में नहीं रख सकते। सावरकर की ये जो दूसरी बातें हैं जहाँ उन्होंने कई बार तर्कशीलता को समर्थन किया, वो भी उपयोगी है। पर मुख्य रूप से उनकी जो राजनीति थी वो हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति थी, जो पूरी तौर से गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ थी, गांधी के आंदोलन के खिलाफ थी। और इस आधार पे हम सावरकर के उस भाग को पूरी तौर से नकारते हैं जहां वो महात्मा गांधी के खिलाफ अंग्रेज़ों की मदद करते हैं, महात्मा गांधी के आंदोलन के खिलाफ हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो इन चीज़ों पर, और आज़ादी के बाद भी उन्होंने संविधान का भी विरोध किया, उन्होंने तिरंगे झंडे का भी विरोध किया, और तो और उन्होंने यहाँ बुद्ध धर्म के बारे में भी बहुत आलोचना की। बुद्ध धर्म मेरे ख्याल से भारत के महानतम धर्मों में से एक है, जिसने यहाँ समता की बात रखी। और उस बुद्ध धर्म के खिलाफ सावरकर ने काफ़ी कड़ी आलोचना की कि इसके कारण लोग अहिंसक बन गए और देश कमज़ोर हो गया। तो खैर, मुख्य रूप से आज जो राजनाथ सिंह जी ने जो बात कही वो पूरी तौर से काल्पनिक है, क्योंकि महात्मा गांधी 1915 में भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए और उसके पहले से ही सावरकर ने मर्सी पिटीशंस, माफ़ीनामा लिखना शुरू कर दिया था। तो अब ये बात कोई राजनाथ सिंह जी को बताए कि महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में पहले तो साउथ अफ्रीका में थे और भारत में आने के बाद क्या उन्होंने सावरकर को कैसे सलाह दी, क्योंकि सावरकर तो अंडमान में थे। ये चीज़ें कोई उनसे पूछे, इसका स्रोत कोई पूछे तो निश्चित रूप से उसका एक ही स्रोत है, वो है कल्पना की उड़ान, द फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन। और ये कल्पना की उड़ान उनके एजेंडा को मजबूत करने के लिए है, सावरकर को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए है। जो चीज़ें सावरकर डिज़र्व नहीं करते वो चीज़ें उनको देने की है। माफ़ीनामा, मर्सी पिटीशन, ये उनकी आइडियाज़ थी। अब यहाँ ये भी बता दूँ कि वो खुद एक तौर से ब्रिटिशों के सामने इतना झुक रहे थे, दूसरी तरफ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये बात देखी कि सावरकर ने शुरुआत में अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया है और इस आधार पे कांग्रेस खुद होके ब्रिटिश सरकार से निवेदन करना चाह रही थी कि आप सावरकर की सज़ा को कम कर दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। पर ये एक सिद्धांतों के आधार पे था, इसमें किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़, किसी प्रकार की समझौता परिस्थिति नहीं थी। ये समझौता के कारण नहीं था, ये सिद्धांतों के कारण था कि भाई सावरकर उन्होंने देश के लिए संघर्ष किया है, इसलिए उनको छोड़ा जाना चाहिए। पर सावरकर का खुद का जो माफ़ीनामा लिखने का तरीका था वो अंग्रेज़ों के सामने गिड़गिड़ाने जैसा था, अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेकने का था, अंग्रेज़ों के सामने रेंगने का था, और साथ ही साथ अंग्रेज़ों को ये वादा देने का था कि आगे चलकर मैं आपकी मदद करता रहूँगा, और जो उन्होंने किया। तो इस तौर से आज के अखबारों की ये खबर बहुत रोचक है, किस प्रकार से कल्पना से लोग मनगढ़ंत बातों को रख लेते हैं जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, जिसका कोई किसी प्रकार का स्रोत नहीं है, सोर्स नहीं है। उस बात को भी कितने विश्वास से कुछ लोग सामने रख देते हैं। खैर, ये उनका तरीका है, उनकी राजनीति का भाग है। हमें सावरकर से उस प्रकार का विरोध नहीं है। सावरकर ने जो शुरुआत में काम किया उसके लिए उनकी सराहना की जाना चाहिए, पर बाद में चल के उन्होंने जो यहाँ हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को मजबूत किया उसका पूरा विरोध है। जो उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा के आधार पे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का योगदान दिया उसका पूरा विरोध है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम उस रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर चलकर भारत को आज़ादी मिली, उस रास्ते पर चलेंगे जो भारत को एक बहुधर्मीय, बहुसांस्कृतीय, बहुभाषीय, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला देश बनाता है और जिसका आधार भारतीय संविधान होना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।